हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। लैंग्वेज एक्विजिशन एंड कॉग्निटिव साइंस के बारे में बात करेंगे। कॉग्निटिव साइंस और लैंग्वेज एक्विजिशन बहुत ज़्यादा आपस में इंटर रिलेटेड है, बिकॉज लैंग्वेज एक्विजिशन को भी एक कॉग्निटिव एबिलिटी माना जाता है। और दोनों की ही जो दोनों चीज़ों के बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन हो गया या कॉग्निटिव साइंस हो गया, दोनों की ही स्टडी साइंटिफिकली जो शुरू हुई थी वो अराउंड द टाइम ऑफ 1950 हुई थी। उस टाइम पे नॉम चॉम्स्की और स्किनर जैसे बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट थे जो इस बारे में अपनी जो व्यूज़ उनके होते थे कि कैसे हम लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, किस तरीके से लैंग्वेज सीखी जाती है। दोनों के व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी होते थे। स्किनर क्योंकि वो बिहेवियरिस्ट थे, तो वो ये ऐसा बोलते थे कि लैंग्वेज जो है वो लर्न करी जाती है, तो इसमें वो अपने ऑपरेंट कंडीशनिंग और क्लासिकल कंडीशनिंग वाले प्रिंसिपल्स के बेस पे वो बोलते थे कि लैंग्वेज जो है वो लर्न करते हैं। चॉम्स्की का व्यू बिल्कुल डिफरेंट था। चॉम्स्की ये बोलते थे कि हम ये लैंग्वेज लर्न नहीं कर सकते हैं, ये हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर एक स्पेशली ऑलरेडी एक स्पेशलाइज्ड कैपेबिलिटी होती है जिसको ये बोलते थे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो उसकी वजह से हम ये लैंग्वेज सीखते हैं, तो ये हम सबके अंदर इनेट है, हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों के कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज़ होते थे जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर आती है लैंग्वेज एंड थॉट। लैंग्वेज एंड थॉट में ये बोलते हैं कि जैसे कि एक बहुत ही फेमस हाइपोथेसिस है बेंजामिन वॉफ का। उस हाइपोथेसिस को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी बोलते हैं, और कभी कभी सेपियर वॉफ हाइपोथेसिस के नाम से भी आता है। तो ये नाम वॉफ बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। तो इनका ये जो फेमस हाइपोथेसिस है, ये ऐसा इनका ये मानना था, अपने हाइपोथेसिस से ये बोलते थे कि हमारी लैंग्वेज जो होती है वो पहले आती है, बाद में हम उसके अकॉर्डिंग अपने आसपास की चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। मतलब कि हम अपनी दुनिया को अपने लैंग्वेज के थ्रू समझते हैं। तो लैंग्वेज में फ़र्क होने की वजह से लोगों की परसेप्शन में फ़र्क आ जाता है। तो मान लो अगर हमारा कल्चर है जिसमें हमारे कल्चरल लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, तो हम अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग अपने वर्ल्ड को उस तरीके से देखेंगे। लेकिन अगर कोई दूसरा चाइनीज़ कल्चर है जिसमें बिल्कुल ही डिफरेंट लैंग्वेज और डिफरेंट वर्ड्स हैं, तो वो अपने वर्ल्ड को डिफरेंट तरीके से कॉन्सेप्चुलाइज करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज और थॉट और कॉग्निशन को आपस में रिलेट इस तरीके से किया था। एंड दे आर सेइंग कि लैंग्वेज एक्विजिशन वुड बी लर्निंग टू थिंक, नॉट जस्ट लर्निंग टू टॉक। मतलब लैंग्वेज से ही हमें सोचना आता है। हम जब सोचते हैं तो हम उसमें वर्ड्स के बारे में सोचते हैं, हम बोल बोल के सोचते हैं, हम अपने थिंकिंग में वर्बली बोल रहे होते हैं। जैसे आप सोच रहे हो कि आज आपने सुबह उठ के क्या करना है, तो आप उसमें वर्ड्स यूज करते हो अपने माइंड में सोचते सोचते। तो यहाँ पे लैंग्वेज की इतनी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताई हुई है कि लैंग्वेज जो है सिर्फ वो बोलना ही नहीं, वो सोचना भी सिखाता है हमें। So this is an intriguing hypothesis, but virtually all modern cognitive scientists believe it is false. अब ये चीज़ जो कॉग्निटिव साइंटिस्ट है ना, वो कहते हैं कि ये गलत है, क्योंकि बेबीज जो है वो तो तब भी सोचते हैं जब उनको बोलना नहीं आता। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्टरी वो हैं, थ्योरीज हैं लैंग्वेज एक्विजिशन के ऊपर। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट का तो ये भी मानना है कि सिर्फ वर्ड्स में नहीं, हम तो इमेजेस में भी सोचते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो थिंकिंग है वो सिर्फ लैंग्वेज की वजह से ही आती है। बच्चे जो छोटे बच्चे सोचते हैं वो इमेजेस में सोचते हैं। तो ये सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं। फिर आती है थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज एक्विजिशन को लेके क्या क्या थ्योरीज बनी है, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ये सब अभी हम पढ़ेंगे इसमें। यहाँ इन्होंने इसको समराइज कर दिया है, तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि थ्योरीज क्या क्या है। जैसे बिहेवियरिस्टिक थ्योरी स्किनर की है, जो बोलते हैं कि वो दूसरों को, बड़ों को देख के सीखते हैं, और जब वो सही बोलते हैं बच्चे तो बड़े उनको रीइंफोर्स करते हैं। जैसे अगर बच्चे ने सही कोई चीज़ बोल दी तो बड़े लोग उनको अप्रेज करते हैं और ताली बजाते हैं उनके लिए। तो बच्चे जो है उनको लगता है कि हमने कुछ अच्छा किया, तो वो दोबारा वो चीज़ रिपीट करते हैं। चॉम्स्की कहते हैं कि इनेट होती है। इनेट मतलब उनके अंदर पहले से ये एबिलिटी होती है, उनको बस एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहाँ पे वो ट्रिगर हो जाता है और वो बोलना शुरू कर देते हैं। तो उनके अंदर एक स्पेशल लर्निंग मैकेनिज्म पहले से ही होता है। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि जो लैंग्वेज है वो भी एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का ही पार्ट है। तो इन्होंने इसको इंटेलिजेंस से कंपेयर किया हुआ है। जैसे पियाजे मानते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म में जैसे बच्चा अपने आप कंस्ट्रक्ट करता रहता है अपनी माइंड, वैसे ही वो लैंग्वेज भी धीरे धीरे उसकी जो है मैचुरेशन के साथ आती रहती है। ये बोलते हैं कॉग्निटिव थ्योरी में। इंट्रैक्शन थ्योरी ये कहती है, जो ब्रूनर ने दी हुई है, कि लैंग्वेज इंट्रैक्शन से ही आती है। बच्चे के साथ आप इंटरेक्ट नहीं करोगे तो वो कैसे लैंग्वेज सीखेगा। तो इसमें
इन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी डिस्कस करे हैं कुछ ऐसे बच्चों के जो बचपन से आइसोलेटेड थे, इसलिए वो लैंग्वेज नहीं सीख पाए। चारों की थ्योरी के कुछ ना कुछ एविडेंस है, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने भी बिना एविडेंस के बोला है। चारों के ही कुछ कुछ एविडेंस हैं और चारों ही मिलके लैंग्वेज को कंप्लीट करते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन होता कैसे है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे अब। तो पहले है बिहेवियरिस्टिक थ्योरी। बिहेवियरिस्टिक थ्योरी किसकी है? स्किनर की है। इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में अपने एक बुक में बताया था, वर्बल बिहेवियर जिसका नाम था, 1957 में। और यहाँ पे इन्होंने मोस्टली इसी चीज़ को एम्फेसाइज किया था कि ये देखिए ये वाला पैराग्राफ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्किनर सजेस्टेड दैट अ चाइल्ड इमिटेट्स द लैंग्वेज। मतलब बच्चा अपने केयर गिवर की लैंग्वेज को इमिटेट करता है। स्किनर का देखो बैकग्राउंड क्या था, वो बेसिकली बिहेवियरिस्ट थे, वो रीइंफोर्समेंट के ऊपर काम कर रखा था उन्होंने। वो रीइंफोर्समेंट को बहुत ज़्यादा, चाहे वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो चाहे पॉजिटिव हो, एक कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किनर बहुत ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस देते थे। तो ये बोलते थे कि बच्चा जब इमिटेट करता है अपने पेरेंट्स को या केयर गिवर्स को, अगर वो सक्सेसफुली कर लेता है तो बड़े लोग उसको रिवॉर्ड देते हैं, अगर वो गलत करता है तो उसको बड़े लोग मना करते हैं, ऐसे नहीं बोलना है। तो इससे उसको पता चलता है कि क्या चीज़ बोली जाएगी क्या नहीं बोली जाएगी। तो एक मॉडल ऑफ इमिटेशन इन्होंने लिया है, प्लस साथ में इन्होंने रीइंफोर्समेंट वर्ड का यूज किया है। ठीक है, इस थ्योरी की लिमिटेशंस क्या हैं? थ्योरी की लिमिटेशंस ये हैं कि लैंग्वेज जो है वो सिर्फ अगर हम इमिटेशन से सीख जाएंगे तो हमें उसकी ग्रामर कैसे समझ में आएगी, हमें उसके रूल्स कैसे समझ में आएंगे, वो जो इतने डिफिकल्ट रूल्स होते हैं लैंग्वेज के, जो सिंटैक्स है, मॉर्फीम्स है, ये सब हमें कैसे समझ में आएंगे? सिर्फ इमिटेशन से तो हम इतने रूल्स नहीं सीख सकते ना। और बाय जब मिस्टेक्स करेगा बच्चा और गलत बोलेगा तो उसके ऊपर वो रूल, मतलब कि द मिस्टेक्स मेड बाय चिल्ड्रन रिवील, जो बच्चे जो मिस्टेक करते हैं ना, आपने देखा कई बार बच्चे पास्ट टेंस में ड्रिंक बोल देते हैं, ड्रैंक की जगह ड्रिंक्ड बोल देते हैं अगर इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो ये मिस्टेक से ये पता चलता है कि इंग्लिश एक ऐसा जो लैंग्वेज है जो सिर्फ इमिटेशन से नहीं आ सकती है। दिस इज द लिमिटेशन। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेम स्टेजेस से गुजरते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की, मतलब उनकी जो स्टेजेस सेम होती है। जैसे हमने देखा ना कि पहले कूइंग होती है, कूइंग करते हैं, फिर उसके बाद वो बैबलिंग करते हैं, बैबलिंग के बाद वो हॉलो फ्रेजेस बोलते हैं, फिर टेलीग्राफिक स्पीच। तो सेम स्टेजेस से अगर बच्चे गुजर रहे हैं तो इसमें फिर इमिटेशन का रोल कैसे आया? अगर सिर्फ वो अपने बड़ों को ही इमिटेट कर रहे हैं तो वो तो कुछ ना कुछ फर्क आना चाहिए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। ऐसे थोड़ी है कि हर घर में सेम तरीके से ही बच्चा जो है वो सीक्वेंस फॉलो करेगा इमिटेशन करके भी। तो ये जो एक सिमिलैरिटी है सारे बच्चों की, इक्वल सेम स्टेजेस को फॉलो करना, वो इमिटेशन से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि बच्चे नहीं कर पाते हैं वो चीज़ रिपीट जो बड़े लोग बोल रहे हैं, वो ग्रामेटिकली उसको सही नहीं रिपीट कर पाते हैं, वो गलत तरीके से भी बोलते हैं। तो सिर्फ इमिटेशन बोलना कि सिर्फ इमिटेशन एक रीज़न है, इमिटेशन रीज़न है, क्योंकि इमिटेशन से बच्चे ये ज़रूर जान जाते हैं कि हमने कार किसको बोलना है, हमने स्कूटर किसको बोलना है, हमने बाइक किसको बोलना है, हमने टीवी किसको बोलना है, मोबाइल किसको बोलना है, ये ज़रूर सीख जाते हैं। लेकिन जो ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं वो सब जो है इमिटेशन से सीखना बहुत मुश्किल है। एक यहाँ पे एग्जाम्पल आ गया, जैसे अगर आप अपना आंसर लिखोगे तो आप उसमें एग्जाम्पल लिख सकते हो कि एक जीनी नाम के बच्चे का एग्जाम्पल इन्होंने दिया है जो इनको 1970 में मिला था जब वो 13 साल का था। तो क्या हुआ था कि वो लड़की है जीनी, वो सीवियरली निग्लेक्टेड थी, वो आइसोलेटेड रही थी हमेशा, मतलब कि वो जहाँ रहती थी वहाँ पे वो ह्यूमन कांटेक्ट बिल्कुल नहीं था उसके पास, वो सीवियरली डिस्टर्ब थी, अंडर डेवलप थी। और उसका रिहैबिलिटेशन किया गया, उससे बात करने की कोशिश की गई। तो क्या हुआ कि जैसे उससे बात कर करके उसको इमिटेशन मॉडल के थ्रू सिखा सिखा के कुछ उनको वोकैबुलरी उस बच्चे को सिखाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वो फ्लुएंटली नहीं बोल पाई, मतलब वो इमिटेशन से भी पूरा नहीं सीख पाई। तो ये थी बिहेवियरिस्ट थ्योरी। अब आते हैं इनेटनेस थ्योरी पे, जो नॉम चॉम्स्की की थ्योरी है, जो बहुत फेमस है अपनी थ्योरी के लिए। इन्होंने बिहेवियरिस्ट थ्योरी को बिल्कुल ही क्रिटिसाइज कर दिया था। इन्होंने बोला था कि बच्चों के अंदर ना ऑलरेडी एक इनेट कैपेसिटी होती है,
जो ह्यूमंस में, स्पेशली किसके बच्चों में, ह्यूमंस के बच्चों में, वो दे आर डेस्टिन्ड टू स्पीक, मतलब उनके अंदर ये कैपेसिटी पहले से ही होती है कि वो ग्रामर को अपने आप डिस्कवर कर लेते हैं कि कैसे ग्रामर यूज करनी है, वो उनके अंदर इनबॉर्न होती है और वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। जैसे उनको इस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है तो वो बहुत जल्दी उस चीज को ट्रिगर कर देती है, उस कैपेसिटी को। तो चिल्ड्रन आर प्री प्रोग्राम्ड हार्ड वायर टू एक्वायर सच, मतलब हमारे अंदर पहले से ही एक प्रोग्रामिंग कर रखी है, खाली जैसे ही हमारा वो स्विच ऑन होता है, जब हम अपने आसपास लोगों को बोलते हुए सुनते हैं तो हमें वो प्रोग्रामिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो इन्होंने इस तरीके से इसको समझाया था। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि चिल्ड्रन मास्टर देयर नेटिव लैंग्वेज इन 5 और 6 ईयर्स, तो 5 से 6 साल तक वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को मास्टर कर लेते हैं। बेशक वो किसी चीज में टैलेंटेड हो या ना हो, बेशक वो इंटेलेक्चुअल हो या ना हो। मतलब यहाँ पे वो कॉग्निटिव थ्योरी को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंटेलिजेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। कोई बच्चा अगर नहीं भी है इंटेलिजेंस, अगर वो थोड़ा बहुत रिटार्डेड भी है तो भी, जैसे इवन अ सीवियरली रिटार्डेड चाइल्ड विल रिक्वायर अ नेटिव लैंग्वेज विदाउट स्पेशल ट्रेनिंग, तो कोई अगर रिटार्डेड बच्चा भी है तो भी वो अपनी नेटिव लैंग्वेज तो सीख ही जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि लैंग्वेज जो है वो एक इंटेलिजेंस की तरह ही डेवलप होती है, जो कि पियाजे ने बोला था। फिर चॉम्स्की ने ये भी बोला कि एक इनबॉर्न फैकल्टी है लैंग्वेज एक्विजिशन की हमारे अंदर, जिनको इन्होंने नाम दिया लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मतलब ये ऐसा बोलते हैं कि हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है जो हमको लैंग्वेज एक्वायर करने में हेल्प करती है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, बट ये कॉन्सेप्ट है जो ये बोल रहे हैं इस तरीके से। So Chomsky did not suggest that English child is born knowing anything specific about English. He stated that all human languages share common principles. तो अब ये कह रहे हैं कि वो एक्चुअली चॉम्स्की ये बताना चाह रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रहा कि अगर कोई इंग्लिश चाइल्ड है तो वो इंग्लिश सीखा हुआ ही बॉर्न हुआ होगा या वो बॉर्न होते ही इंग्लिश सीख जाएगा। बट एक जो कॉमन चीजें होती है लैंग्वेज में, जैसे नाउन्स आ जाते हैं बोलने और वर्ब्स आ जाते हैं, वो चीज हर लैंग्वेज में, नाउन हर लैंग्वेज में होता है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, नाउन वर्ब्स हर लैंग्वेज में होते हैं। तो वो चीज बच्चे जो है वो बचपन से बहुत जल्दी कैच कर जाते हैं। तो जो LAD है ना, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब टेंस ऑलरेडी होता है। तो ऐसी चीजें जब बच्चा सुनता है, वर्कड, प्लेड, पैटेड, तो उसको ये समझ में आने लगता है कि जब हम लास्ट में DT ऐसा साउंड बोलेंगे, वर्कड, प्लेड, पैटेड, इस तरह के वर्ड साउंड सुनाई देंगे, तो इसका मतलब ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो इस तरीके से बच्चे को समझ में आने लग जाते हैं। चॉम्स्की की ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, लेकिन स्टिल ये इतने ज़्यादा लोग जो हैं, बाकी रिसर्चर इसको 100% मार्क्स नहीं देते हैं, क्योंकि वो अभी भी डाउट करते हैं कि कुछ ऐसा इननेट हो सकता है। यहाँ पे एक नाम और आया है डैन आइजैक स्लॉबिन का। डैन आइजैक स्लॉबिन का ये मानना है कि हो सकता है कि एक मैकेनिज्म है हमारे अंदर रूल्स ऑफ लैंग्वेज को समझने का। तो एक ये अपना, मतलब ये चॉम्स्की की ही थ्योरी को उठा के इन्होंने बोला है कि हो सकता है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म हमारे अंदर हो जो लैंग्वेज के रूल्स को भी समझ जाता हो। तो ये इनके रिगार्डिंग जो बात है वो भी हम यहाँ करेंगे। जैसे एविडेंस है, इननेट थ्योरी को सपोर्ट करने की क्या एविडेंस है, चॉम्स्की की जो भी थ्योरी है जिसको स्लॉबिन ने भी सपोर्ट किया है, इसकी क्या एविडेंस, क्या मिले हैं इनको। तो स्लॉबिन हैज पॉइंटेड आउट दैट ह्यूमन एनाटॉमी इज पिक्यूलियरली अडेप्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ स्पीच। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारा जो वोकल ट्रैक्ट है ना, हमारे गले की जो स्ट्रक्चर है वोकल ट्रैक्ट, वो इसी तरीके का बना है कि हम बोल पाए, स्पीच साउंड निकाल पाए, जो कि किसी और स्पीशीज में नहीं है। न्यूरोसाइंस ने भी ये चीज देखी है कि हमारे ब्रेन का लिंग्विस्टिक फंक्शन है जो किसी और स्पीशीज में नहीं है। जैसे ब्रोकाज एरिया है, वर्निकेज एरिया है, ये स्पेशलाइज्ड है लैंग्वेज फंक्शंस के लिए। और जब ये ब्रेन डैमेज हो जाते हैं, ये एरिया डैमेज हो जाता है लोगों का, तो लैंग्वेज डिसफंक्शन हो जाता है। तो ये भी एक हो गया, एविडेंस हो गया।
फिर इन्होंने चिंपांजीज को भी एक तरीके से, जो हमारे क्लोज रिलेटिव माने जाते हैं क्योंकि हम एप्स थे पहले ह्यूमन बींग्स, उनको भी समझाने की कोशिश की है कि उनको सिखाएं, क्या पता कि वो भी कुछ बोल पाए, क्या पता उनके अंदर भी ऐसी एबिलिटी हो। तो लेकिन उनकी कोशिश फेल रही है क्योंकि वो वर्ड्स तो याद कर लेते हैं लेकिन ग्रामेटिकली उसको सही तरीके से नहीं यूज कर पाते। तो ये सारे एविडेंसेस ये बताते हैं कि ग्रामेटिकली ढंग से लैंग्वेज यूज करने की जो इनेट एबिलिटी है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर है, और ये न्यूरो साइंस भी कहती है कि उनके अंदर ये चीज है, मतलब हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर। अब यहाँ पे एक इन्होंने बहुत डिफरेंट एक अच्छी चीज समझाई है जो थोड़ी सी अलग है, ये एग्जाम में वैसे नहीं आती है पर मैं आपको एज अ जनरल नॉलेज बता देती हूँ। एक लैंग्वेज होती है जिसको हम पिजिन बोलते हैं, और एक होती है जिसको हम बोलते हैं क्रियोल। ये क्या होता है ना कि जैसे सपोज आप कोई ऐसी जगह रहने चले गए जहाँ की लैंग्वेज आपको बिल्कुल भी नहीं आती। सपोज आप ऐसी कोई जगह सोचो जहाँ पे बिल्कुल भी आपको लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है, जैसे चाइनीज ले लेते हैं, सपोज मान लेते हैं कि ऐसी जगह जा रहे हैं और हमको हमारी लैंग्वेज जो हिंदी है वो उनको बिल्कुल नहीं आ रही है, लेकिन आप लोग एक दूसरे के साथ, आप वहाँ जाके अपना ट्रेड कर रहे हो, आप कुछ अपना बिजनेस कर रहे हो, आपको कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ रही है वहाँ के लोगों से, तो क्या करोगे, आप उनके साथ मिलके कोई एक कॉमन लैंग्वेज बना लोगे चीज़ों को समझने के लिए। तो आप कुछ कॉमन नेम्स ऐसे निकाल लोगे या उनसे सीख, उनसे पूछ पूछ के कि इसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कुछ आपसे वो सीख लेंगे। तो आप दोनों मिलके एक कॉमन लैंग्वेज बना लोगे ताकि आपस में थोड़ा बहुत कम्युनिकेट कर सको। वो ना तो पूरा हिंदी होगी ना तो पूरा चाइनीज होगी, दोनों का मिक्सचर हो जाएगा ताकि एक दूसरे की बात समझ पाओ। उसको बोलते हैं पिजिन लैंग्वेज। ठीक है, तो आपने वहां पे आप सेटल हुए, आपने वहां पे एक पिजिन लैंग्वेज अपनी बना ली जिससे आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हो चाइनीज। और लैंग्वेज जो पिजिन है वो प्रॉपर ना हिंदी है ना चाइनीज है, दोनों का मिक्सचर है। अब क्या हुआ, आप वहां पे सेटल हो गए, फिर आपके वहां पे आप सेटल डाउन हो गए, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों ने इसी पिजिन लैंग्वेज के रूल्स को कैच कर लिया और उसी लैंग्वेज को वो इतना ऑफिशियली जैसे हम यूज करते हैं हिंदी को, उन्होंने उसी लैंग्वेज को सीख के उसी को आगे यूज करना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे आगे जनरेशन टू जनरेशन वो ही लैंग्वेज चलती जा रही है जो स्टार्टिंग में दोनों का मिक्सचर थी। दैट पिजिन लैंग्वेज बिकम्स क्रियोल। तो इस तरीके से ये बता रहे हैं कि एक लैंग्वेज एक्वायर करना ना हमारे अंदर एक इन्नेट एबिलिटी है कि हम कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। ऐसा इन्होंने एग्जाम्पल क्यों दिया है, क्योंकि ऐसा इन्होंने देखा है कि जब जो इंग्लिश जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अफ्रीका में जो स्लेव्स वो उठाए थे अफ्रीका से, अपनी कंट्री में स्लेव्स उठा के ले गए थे, तो उन स्लेव्स को उनको ले गए थे स्लेव्स को, जो अफ्रीकन स्लेव्स थे उनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी और जो ब्रिटिशर्स थे उनको अफ्रीकन लैंग्वेज नहीं आती थी। तो दोनों ने आपस में कम्युनिकेट, क्योंकि उनसे काम तो करवाना ही था, आपस में कम्युनिकेट करने के लिए इस तरह की लैंग्वेज बना ली थी। और ये तब से ये इस तरह की लैंग्वेज बहुत सारी, आप अगर नेट पे सर्च करोगे तो आपको इंग्लिश की ही बहुत सारी ऐसी मिक्सअप लैंग्वेज मिलेगी, करेबियन में और बहुत अलग अलग जगहों पे, नाइजीरिया में, इस टाइप की जगहों पे ये लैंग्वेजेस यूज होती हैं। उसमें थोड़ा बहुत इंग्लिश मिक्स होती है और थोड़ा बहुत उनकी अपनी लैंग्वेज। तो ये एक एविडेंस की तरह ही है हमारी इनेटनेस की, कि हमारे अंदर एक एबिलिटी होती है कि हम लैंग्वेज सीख सकते हैं या लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। लिमिटेशंस आती है चॉम्स्की की थ्योरी की। अब लिमिटेशंस क्या है कि ये थ्योरेटिकल वर्क है सिर्फ, इसका कोई मतलब वो नहीं है, मतलब कह सकते हो कि एलएडी करके कोई डिवाइस मिली नहीं है ऐसी, तो कोई एम्पेरिकल इसका कोई वो नहीं है, प्रूफ नहीं है। इन्होंने रियल चिल्ड्रन को स्टडी नहीं किया था। द थ्योरी रिलाइज ऑन चिल्ड्रन बीइंग एक्सपोज टू लैंग्वेज बट टेक्स नो अकाउंट ऑफ द इंटरेक्शन। इसमें ये इंटरेक्शन इस थ्योरी की कोई बात नहीं हो रही है कि वो बच्चे की अगर केयर गिवर के साथ जो इंटरेक्शन होती है उसकी वजह से क्या होता है उस बारे में कोई बात नहीं करी है। तो और ये प्लस ये थ्योरी ये भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही कि एक्चुअली में बच्चा बोलना क्यों चाहेगा, क्यों वो चाहेगा यूज करना लैंग्वेज को, क्या पता वो ना बोलना चाहे लेकिन फिर भी वो क्यों चाहता है बोलना, क्यों हम लोग सब लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं। तो ये थ्योरी थोड़ी सी ये बोल रहे हैं कि थ्योरिटिकल है, ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, रियल बच्चों को स्टडी नहीं किया हुआ है, ग्रामेटिकल रूल्स को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, इंट्रैक्शन के बारे में कोई बात नहीं करी हुई है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि बार्क एंड सैक्स ने वो करी थी, स्टडी पब्लिश करी थी 1977 में जिम नाम के बच्चे की। वो जिम नाम का बच्चा क्या था, वो उसको सुनाई देता था पर उसके दोनों पेरेंट्स डेफ थे, उनको नहीं सुनाई देता था। पेरेंट्स आपस में साइन लैंग्वेज में बात करते थे
लेकिन वो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बच्चा भी साइन लैंग्वेज में बात, क्योंकि बच्चा नॉर्मल था। तो बच्चे ने क्या किया, उसको वो टीवी दिखाते थे, उसको रेडियो सुनाते थे, ताकि वो सुन सुन के बोल मतलब सुन के और देख के टीवी में बात करना सीख जाए। बट फिर भी एक स्पीच थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ी थी उसको प्रॉपरली लैंग्वेज सिखाने के लिए। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इंटरेक्शन देखो कितना ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वो चाहते थे टीवी और रेडियो से सुन के ही सीख जाए, क्योंकि उनके अगर एज पर चॉम्स्की कि अगर उसके अंदर कोई चीज़ इनबॉर्न है तो वो टीवी से ही सीख जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ था। जिम के केस में इंटरेक्शन की ज़रूरत पड़ी थी बाद में थेरेपिस्ट की। तो ये कुछ लिमिटेशंस है जो बताती हैं कि चॉम्स्की की थ्योरी में भी कहीं ना कहीं कमियां हैं। फिर पियाजे की जो थ्योरी आती है, कॉग्निटिव थ्योरी, ये बोलते हैं कि हमारे जो डेवलपमेंट होती है वो स्टेजेस में होती है। इन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। ये बोलते हैं कि स्टेजेस के साथ साथ जब बच्चे मैच्योर होते हैं तो उनके अंदर एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, जिससे वो लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, वो लैंग्वेज सीखते हैं उसकी वजह से। तो इन्होंने 4 स्टेजेस को डिस्क्राइब किया हुआ है, पियाजे की जो 4 स्टेजेस हैं। Piaget declared that these stages differ not only in the quantity of information acquired but also in the quality। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि पियाजे ये कहते थे कि क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन भी बढ़ती जाती है और क्वालिटी ऑफ नॉलेज भी बढ़ती जाती है एज के साथ साथ। तो अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैचुरेशन आने से क्या होता है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं बच्चे को, जिससे वो बच्चा अपनी लैंग्वेज एबिलिटी या कॉग्निटिव एबिलिटी के हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचता है। ये 4 स्टेजेस इसकी हमने पहले भी स्टडी की हुई हैं। जैसे पहली सेंसरी मोटर स्टेज है, ये हमने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट में ये पढ़ी हुई हैं 4 स्टेजेस। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। तो ये जो स्टेज होती है ये 0 to 2 ईयर्स की होती है, बर्थ से लेके 2 ईयर्स की। इसमें बच्चा अपनी सेंसेस का यूज ज़्यादा करता है, तो हर चीज़ वो मुंह में डाल के, देख के, सुन के समझता है। यहाँ पे उसको उसको इसके पास ऑब्जेक्ट परमानेंस भी नहीं होता, मतलब उसके सामने अगर कोई चीज़ नहीं रखी है तो वो सोचता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो ये वाली स्टेज होती है। तो यहाँ पे बच्चों को इस स्टेज में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे तो कॉग्निटिव एबिलिटी उनकी बिल्कुल ही लो होती है। उस टाइम पे उनको कुछ नहीं पता होता, खाली सेंसेस का यूज करते हैं। दूसरी स्टेज वो बोल रहे हैं जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज डेवलपमेंट शुरू होना। यहाँ पे सेकंड स्टेज पे लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। यहाँ पे बच्चे सिंबल्स वगैरह का यूज करते हैं, जैसे वो सिंबॉलिक प्ले करते हैं ना, बच्चे कार चलाते हैं, जैसे किसी चीज के ऊपर कार चला रहे हैं उसको रोड बना के, या किसी पेंसिल बॉक्स को कार की तरह वो ड्रैग कर रहे हैं, तो एक सिंबॉलिक प्ले का यूज करते हैं। यहाँ पे थिंकिंग भी बच्चे की थोड़ी सी एडवांस होना शुरू हो जाती है पहले से। तो थिंकिंग के साथ साथ वो जो थॉट्स आते हैं, फिर उससे वो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलप होती है। यहाँ पे ईगो सेंट्रिक थॉट्स होते हैं बच्चे के, वो खाली अपने व्यू पॉइंट से सोचता है, दूसरे के व्यू पॉइंट से नहीं सोचता है। फिर आगे जाके ये बोल रहे हैं कि जब ये बड़े होते हैं, 3 साल के होते हैं, तो धीरे धीरे इनको समझ में आता है कि सामने वाला का अपना भी कोई व्यू पॉइंट होता है, ज़रूरी नहीं है। तो ईगो सेंट्रिज्म थोड़ा कम होने लगता है, चीज़ों को नाम से पहचानना शुरू करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस आ गया होता है इनके अंदर। अब उनको पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, प्रेजेंट है, वो एग्जिस्ट करता है, अगर इनके सामने नहीं भी रखा है तो भी वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट का नाम बोलना सीखते हैं सिंबल्स के थ्रू, इनकी थिंकिंग जो पहले से एडवांस हो जाती है। एंड एक और इसमें कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन आ जाता है। कंजर्वेशन का मतलब अगर हम चीज़ों की शेप बदल भी देंगे तो उसकी वॉल्यूम सेम रहेगी, ये चीज़ इनको समझ में आने लगती है। तो जैसे वो क्ले वाला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था कि क्ले को कभी बॉल में चेंज कर दिया, कभी उसको सिलिंड्रिकल फॉर्म में चेंज कर दिया, तो बच्चा जो है ये समझने लगता है कि वो वॉल्यूम जो है उसकी सेम रहेगी। फिर आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 12 साल के बीच में होती है। यहाँ पे वो थोड़ा लॉजिकली सोचता है बच्चा, तो जो उसकी ईगोसेंट्रिक थॉट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, रिवर्सिबिलिटी आने लगती है चीज़ों को रिवर्स करके देखने की, और यहाँ पे बच्चे की थिंकिंग और ज़्यादा एडवांस हो जाती है, उनको टाइम और स्पेस की बेटर अंडरस्टैंडिंग होने लगती है। फिर लास्ट स्टेज जो इन्होंने बताई थी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 साल या उसके बाद की है। तो इसमें ये बच्चा पियाजे कहते हैं कि ये एडल्टहुड तक चलती है ये वाली स्टेज, इसमें उनकी थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट से लेके फॉर्मल से लेके लॉजिकल हो जाती है। तो वो हाइपोथेटिकली बहुत सारे सॉल्यूशन सोच पाते हैं चीज़ों के।
तो या इन स्टेजेस को बताने का उनका मतलब ये है कि जैसे जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वैसे वैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। तो पहले बच्चा जैसे कॉन्सेप्ट समझता है, जैसे साइज वगैरह के बारे में समझता है, उनको वर्ड्स में यूज करता है, फिर धीरे धीरे उस कॉन्सेप्ट के वर्ड्स को सेंटेंसेस में बनाना शुरू करता है, फिर धीरे धीरे सेंटेंसेस के सिंटैक्स सीखता है। सिंटैक्स मतलब कि कौन सा वर्ड पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो जैसे जैसे बच्चे मैच्योर हो रहे हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ रही है, वैसे वैसे उनकी लैंग्वेज एबिलिटीज भी बढ़ रही है। तो पियाजे ने क्या किया है कि बहुत ज्यादा फोकस किया है कॉग्निटिव एबिलिटी के ऊपर, और ये बोलते हैं कि इसके लिए ना बच्चे में मैच्योरेशन आनी बहुत ज़रूरी है और एक प्रॉपर एनवायरनमेंट उसको देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चे को प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दोगे, जैसे अगर आप फॉर्मल स्कूलिंग नहीं है, स्कूलिंग के ऊपर भी इन्होंने जोर दिया था कि आप उनको स्कूल नहीं भेजोगे, फॉर्मल स्कूलिंग नहीं होगी, तो बच्चा अपनी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज पे नहीं पहुंच पाएगा। अब जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स इन्होंने समझाया हमें। अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज सीरिएशन। सीरिएशन एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि सीरिएशन में क्या होता है, बच्चा सीरीज में लगाता है ना, साइज वाइज। जैसे आप उनके सामने 3-4 पेंसिल्स रख दो जो एक दूसरे से बड़ी छोटी हैं, आप उसको बोलो कि सीरीज में लगाओ, तो वो उसको ऑर्डर में लगाता है, सीरीज में लगाता है, तो उसको समझ में आता है कि बिगर और स्मॉलर का क्या मतलब है। मतलब उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी जब बनती है तब उसको वर्ड्स यूज करने समझ में आते हैं। ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट परमानेंस वाली एबिलिटी उसकी बढ़ती है तो उसको समझ में आता है कि क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके क्या नाम है, वो किसके पीछे हैं, किसके आगे हैं, इस टाइप से। तो सिंपली इनका मानने का ये मतलब है कि पहले कॉग्निटिवली समझता है बच्चा, फिर उसको लैंग्वेज में यूज करता है। इनकी भी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं थ्योरी की। थ्योरी ये नहीं बता रही है कि लैंग्वेज एमर्ज कहाँ से होती है। पहली बात, कॉग्निटिवली वो लैंग्वेज सीखता तो है, बट वो उसके अंदर एमर्ज कहाँ से होती है, तो ये चीज इसकी थ्योरी में। और यहाँ पे ये भी है, एक चीज और है, इन्होंने केयर गिवर के साथ इंटरेक्शन की भी कोई बात नहीं करी है। तो इंटरेक्शन इस थ्योरी के बारे में भी यहाँ कोई बात नहीं हो रही है कि बच्चा जब बड़े से इंटरेक्ट करता है तो उसका क्या फर्क पड़ता है इंटरेक्ट करने से। अब अगर इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग चलें तो यहाँ बता रहे हैं कि जैसे बीज हैं, उनके अंदर एक कॉग्निटिव एबिलिटी होती है कि वो कलर के बहुत सारे शेड देख सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं है कि वो कम्युनिकेट कर, मतलब वो कलर के थ्रू कम्युनिकेट कर लेते हैं, उनकी कोई कम्युनिकेशन नहीं होती है कलर्स के अकॉर्डिंग। तो अगर कलर पहचानने की कॉग्निटिव एबिलिटी है पर उससे रिलेटेड कोई कम्युनिकेशन नहीं है, तो ये हम 100% नहीं बोल सकते कि कोई भी कॉग्निटिव एबिलिटी हमारे अंदर आ जाएगी तो उससे हम लैंग्वेज सीख जाएंगे। तो ये एक इनकी लिमिटेशन है। देन फाइनली आती है लास्ट में इनपुट और इंटीग्रेशनिस्ट थ्योरी। इंटीग्रेशनिस्ट थ्योरी ये कहती है कि मतलब कि दूसरों से इंटरेक्ट करना, अपने केयर गिवर से इंटरेक्ट करना, उनसे इनपुट लेना। इनपुट मतलब वो जो बोलते हैं उसको सीखना, उसको समझना, उसको सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ब्रूनर का नाम आ जाता है, जो कहते हैं कि बच्चे जब बड़ों से बात करते हैं या बड़े जब बच्चों से बात करते हैं, जिसको चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच बोला जाता है। अगर आपको पता हो तो जैसे हम छोटे बच्चों से कैसे बात करते हैं, जब छोटे बच्चे तुतला के बोलते हैं तो हम भी कोशिश करते हैं ना उनसे बात करें उसी तरीके से, प्यार से। तो जो हम बच्चे से धीरे धीरे बात करते हैं कि बेटा आप कैसे हो, इस टाइप से, कि वो समझे हम क्या बोल रहे हैं, वो हमारी लिप मूवमेंट को कैच करता है, वो हमारी ग्रामर को कैच करता है। तो ये ब्रूनर वही बात कर रहे हैं कि जब हम चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच बोलते हैं तो वो एक स्कैफोल्डिंग की तरह काम करता है बच्चे की लैंग्वेज लर्निंग में। तो एलएडी की जगह इन्होंने बोला है कि लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। एलएडी नहीं होता है, LASS होता है। मतलब वो बच्चा सीख जाएगा लेकिन उसको बड़ों से इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है। आइसोलेशन में रह के बच्चे लैंग्वेज नहीं सीख सकते हैं। अब इसकी क्या लिमिटेशन है इस थ्योरी की, कि कुछ कल्चर्स ऐसे हैं जिसमें कल्चर्स डायरेक्टेड पास थ्रू द सेम स्टेजेस एक्वायर, मतलब सारे कल्चर्स में एक तो सेम स्टेजेस होती हैं बच्चों की सीखने की, ठीक है। बट कुछ कल्चर ऐसे हैं इन विच एडल्ट्स डू नॉट अडॉप्ट स्पेशल वेज ऑफ टॉकिंग। कुछ कल्चर्स में तो ऐसा नहीं है कि हम चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच यूज करते हैं, उन कल्चर्स में कोई भी एडल्ट बच्चे से चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच नहीं यूज करता है, फिर भी वो बच्चे बोलना सीख जाते हैं। तो CDS के ऊपर भी हम 100% नहीं बोल सकते कि सिर्फ CDS के ऊपर डिपेंडेंट है बच्चा बोलना सीखे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो आपके एग्जाम में आती है।
बाकी इसमें जो बायोलॉजी है एक्विजिशन की वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में कभी पूछी नहीं गई है। इसमें सिर्फ ये बताया हुआ है कि कौन सा पार्ट जो है थ्रोट का, वोकल कॉर्ड का, वो सब है। तो अब ये वाला यूनिट खत्म है। नेक्स्ट वीडियो में दूसरा यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।